जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहली चीज ये कि ये जो क्लासेस है इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या एग्जैक्टली क्या इन क्लासेस में मैं करवाऊंगी क्या। ये जो क्लासेस है ना, ये मैंने उन लोगों के लिए, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाई है। और ये एक दूसरी बात बता देती हूँ, ये यूट्यूब पर भी जैसे कई बार आपको कुछ चीजें ऐसे मैं बताऊंगी इस समय पर आप नहीं कैप्चर कर पाए, या कुछ चीजें इस समय पर लिखना नहीं, मैं हमेशा यही बोलूंगी इस समय पर नहीं लिखना। ये यूट्यूब पर भी डलेंगी, तो यूट्यूब पर भी डलेंगे। आपको कुछ भी चीज नहीं समझ में आ पाई इस समय पर, आप दोबारा से उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डलेगी, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि ये क्लासेस किन लोगों के लिए हैं। ये क्लासेस उन लोगों के लिए हैं जो ऑकल्ट साइंस सीखना चाहते हैं, बट ड्यू टू एनी रीजन नहीं सीख पा रहे या नहीं क्लास कर पा रहे, जो भी रीजन है, तो उन लोगों के लिए, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए क्लासेस हैं। और यहां पर हम ऑकल्ट के बारे में बात करेंगे। इट्स नॉट मतलब कोई स्पेसिफिकली न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब से ऊपर उठकर ऑकल्ट साइंस, मतलब जिसमें ये सब कुछ आ जाता है। सब कुछ मतलब हर चीज आ गई, ठीक है। अ, तीसरी चीज जो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बोलूंगी कि क्योंकि ये एक फ्री क्लासेस हैं, तो इसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आप भी, मतलब अगर आप, कोई भी इंसान अगर यूट्यूब पर भी देख रहा होगा बाद में इस क्लास को, तो भी वो बाद में अगर उसको लगता है कि हाँ उसको जूम क्लास ज्वाइन करनी है, तो वो ऑफिस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ऑकल्ट की जर्नी। सबसे पहली बात तो ऑकल्ट का मतलब क्या है। ऑकल्ट का मतलब है कोई भी ऐसी कुछ भी ऐसा जो कि छुपा हुआ है, जो छुपा हुआ है, और अ, जो चीज दुनिया के सामने एज एन आपको, एज एन सब कुछ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, छुपी हुई विद्या है, उनको ऑकल्ट विद्या, मतलब कोई भी ऐसी साइंस जो छुपी हुई है उसको ऑकल्ट साइंस कहा गया। मेजरली हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु। जब हम मैं जनरली आप लोगों ने मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हुए सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हुए सुना होगा, वास्तु के बारे में बात करते हुए सुना होगा। लेकिन अगर मैं किसी भी चीज के बारे में बात करूं ना, घूम फिर के एक ही चीज के ऊपर वापस आती हूँ, वो होते हैं प्लैनेट्स। क्योंकि जब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर आप लोग नंबर्स के बारे में बात करो तो आप किन चीजों के बारे में बात करते हो। एक नंबर के बारे में बात करते हैं तो किस चीज के बारे में बात करते हैं? सूर्य के बारे में बात करते हैं। दो के बारे में बात करते हैं तो चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। तीन के बारे में बात करते हैं तो जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। चार के बारे में बात करते हैं तो चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। पांच के बारे में बात करते हैं तो, मतलब सॉरी, चार के बारे में बात करते हैं, राहु के बारे में बात करते हैं। पांच के बारे में बात करते हैं तो मरकरी के बारे में बात करते हैं। छह के बारे में तो शुक्र के बारे में। सात केतु, आठ शनि, और नौ मंगल, ठीक है। तो हम इस तरह से प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली में हम प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, और हम कहते हैं हम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम कहते हैं हम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं। जब हम वास्तु के बारे में बात करते हैं तो हम ईस्ट दिशा को देखते हैं। तो हम कौन सी दिशा को देख रहे होते हैं? हम सूर्य की दिशा को देख रहे होते हैं, ठीक है। जब हम नॉर्थ वेस्ट दिशा को देखते हैं तो हम चंद्रमा की दिशा को देख रहे होते हैं। जब हम नॉर्थ की दिशा को देखते हैं तो हम मरकरी की दिशा को देख रहे होते हैं, ठीक है। जब हम साउथ वेस्ट की दिशा को देखते हैं तो हम राहु की दिशा को देखते हैं। जब हम घर के सेंटर को देखते हैं तो हम केतु देखते हैं। जब हम साउथ ईस्ट देखते हैं तो हम शुक्र देखते हैं। तो इस तरीके से जब हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी में तो नंबर्स के थ्रू प्लैनेट्स को देखेंगे। जब हम बात करेंगे वास्तु के बारे में तो हम डायरेक्शंस के जरिए प्लैनेट्स देखेंगे, है ना। और और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, मैं बिल्कुल ही मानती हूँ, इनफैक्ट जब हम मेरे को शौक है टैरो कार्ड रीडिंग का, मैं लोगों के लिए नहीं करती हूँ, मैं अपने लिए करती हूँ। तो टैरो कार्ड रीडिंग्स में भी हम लोग प्लैनेट्स को देख रहे होते हैं कि ये कार्ड कौन से प्लैनेट को से रूल होता है, ये कार्ड कौन से प्लैनेट से रूल होता है। मेरी मदर आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो बहुत कुछ पढ़ने को मिला आयुर्वेद में भी। तो मैंने जब वहां पर भी बहुत माइन्यूटली कुछ चीजों के अंदर जाकर देखा ना, तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके अगर क्लासिक्स पढ़े जाए, आयुर्वेदा के रियल क्लासिक्स पढ़े जाए, जो कि मेरे घर में है, तो मुझे पढ़ने का शौक है, तो मुझे पढ़ने का मौका मिल गया। तो अगर आप आयुर्वेदा के भी रियल क्लासिक्स के अंदर चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि हर पर्टिकुलर एक जड़ी बूटी का भी ना एक नक्षत्र है,
कि इस नक्षत्र में ये जड़ी बूटी दी जाएगी तो ये इस तरह से असर करेगी, और इस नक्षत्र में ये जड़ी बूटी दी जाएगी तो ये इस तरह से असर करेगी। मतलब जड़ी बूटी वही है, लेकिन अगर नक्षत्र चेंज हो जाएगा तो मतलब बेसिकली हम हर चीज में गोल इधर उधर जाके घुमा फिरा के हम सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये कुछ भी, ये पूरा ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलूंगी, जितनी भी चीज हम लोग घिरे हुए हैं प्लैनेट से, जितनी भी चीजें हैं ना, आप क्लासिफाई कर सकते हो 9 प्लैनेट्स के अंदर। जितनी भी चीजें आप अपनी आंखों से देख सकते हो, अपनी सेंसेस से महसूस कर सकते हो। एक बार वास्तु के लिए हम एक फैक्ट्री में गए थे। मुझसे ना, मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है आभा, तो उन्होंने मुझसे एक बार पूछा कि मैम आप मुझे एक शीट बनाकर दे सकते हो जिसमें आप मुझे प्लैनेट्स के बारे में क्लासिफाई कर दो कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस प्लैनेट को रिलेट करता है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस प्लैनेट को रिलेट करता है, इस तरीके से क्या आप मुझे शीट बनाकर दे सकते हो? तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी। क्यों नहीं दे पाऊंगी? उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। मैं एक बार एक फैक्ट्री में वास्तु करने के लिए गई थी। वहां पर उनकी कोई बहुत बड़ी सी मशीनरी थी। आई डोंट नो द मशीन, मैं नाम तक नहीं जानती उस मशीन का कि उस मशीन का नाम क्या था। तो वो मशीन थी, और वो जो मशीन थी वो खराब हो गई थी। तो वहां पर मैकेनिक वगैरह लगे हुए थे। मैं उस मशीन को ठीक नहीं करने गई थी, मैं तो ऐसी उनकी फैक्ट्री में वास्तु करने गई थी। कोइंसिडेंटली दिखाई दे गया जब हम उनकी फैक्ट्री का ऐसे मतलब चारों तरफ चक्कर काट रहे थे, देख रहे थे कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्या है, किस तरीके से। तो मैंने देखा कि मैकेनिक्स उसको ठीक कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या हो गया? अब 3-4 घंटे हो गए थे, बहुत देर हो गई थी कि मतलब ठीक नहीं हो रही थी, बहुत टाइम हो गया था। क्योंकि हम पहली बार जब राउंड काट के गए थे, फिर उसके बाद वो तब भी ठीक कर रहे थे। फिर 2-3 घंटे बाद बात करने के बाद जब हमने दोबारा राउंड काटा फैक्ट्री का, वो तब भी उसको ठीक कर रहे थे। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भैया क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? कह रहे मैम समझ नहीं आ रहा, यही नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो मैंने कहा ये क्या काम करती है, ऐसे पूछा नॉल। और उनसे ये बोला कि इस पूरी मशीन में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा पार्ट है जिस पार्ट के बंद हो जाने से ये पूरी मशीन शट डाउन हो जाए। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर वो पार्ट खराब तो ये पूरी मशीन खत्म, खराब। वो पार्ट सही तो ये सब चल रहा है। कह रहे नहीं नहीं मैम, वो चीज तो हम ना पिछले महीने इसकी चेंज कर चुके हैं, वो ठीक है, उसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा देखो करके देख लो। कह रहे नहीं नहीं मैडम, आप समझोगे नहीं, आपको नहीं पता, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इधर से आइए उधर से आइए। मैंने कहा चलो जो भी है, चलो जो उनका मालिक था उनका कहने पर, और जो भी था वो भले आदमी थे, उन्होंने ये कहने पर उन्होंने चेक कर लिया। एंड लास्ट में ही वाज सो सरप्राइज्ड कि मैडम आपको कैसे पता, आप इस मशीन के बारे में जानते हो, क्या कैसे? एक्चुअल में वही पार्ट खराब निकला लास्ट में, कि वो जो एक पार्ट जो था, जो उन्होंने पिछले महीने चेंज किया था, जो वो मुझे बता रहे थे कि ये तो हमने पिछले महीने चेंज किया है। अब इट्स नॉट दैट कि मैं तो उस मशीन का नाम तक नहीं जानती, मुझे नहीं पता कि वो मशीन में क्या प्रॉब्लम थी। बस मुझे इतना पता था कि जिस समय पर वो प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने मेरे मन में प्रश्न उठा देखकर कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। मैंने उस समय की प्रश्न कुंडली लगाई। उस समय की प्रश्न कुंडली में सूर्य अफ्लिक्शन में आ रहा था। सूर्य इज द कोर, सूर्य आत्मा है किसी भी चीज की। अगर मैं ह्यूमन बॉडी में बोलूं तो सूर्य का कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है? सूर्य को कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है? चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, मैं वो कर लूंगी, पढ़ लूंगी। ठीक है, तो सूर्य को कौन सा प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है? ब्रेन मत बोलना, ठीक है, पहले ही बता रही हूं, ब्रेन मत बोलना। क्यों? क्योंकि ब्रेन बंद हो जाता है तो इंसान कोमा में जाता है। ब्रेन बंद हो जाता है तो इंसान कोमा में चला जाता है। ब्रेन बंद हो जाता है तो इंसान मरता नहीं है। मैंने कहा सूर्य कोर है, सूर्य आत्मा है। तो अगर हम सारे ऑर्गन्स में से देखें, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बंद तो खेल खत्म? हार्ट है। हार्ट अटैक आया, खट से खत्म। हार्ट ने फंक्शन करना बंद किया। अभी कोई वो नहीं है कि तुम कोमा में जाओगे, कि इधर जाओगे उधर, कुछ नहीं। हार्ट अटैक एकदम, अगर हार्ट ने फंक्शन करना बंद कर दिया तो आदमी चला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये क्यों बता रही हूं आपको? मैं इसलिए बता रही हूं कि मुझे नहीं पता वो मशीन क्या है, कौन से प्लैनेट से रिलेट करती है, क्या नहीं है, क्या कुछ नहीं पता मुझे उस मशीन का नाम तक, मैं बोल रही हूं मुझे उस मशीन का नाम तक नहीं पता।
मुझे उस मशीन का नाम तक याद नहीं कि वो एग्जैक्टली मशीन कौन सी थी, उसका काम क्या था। बस मुझे ये समझ में आया कि यार इस पर्टिकुलर समय पर जब यहाँ पर मैं आ रही हूँ और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा कि ये मशीन क्यों खराब है, अभी क्यों खराब है। मैंने उस समय की प्रश्न कुंडली लगाई, मुझे सूर्य अफ्लिक्शन में दिखाई दिया। सूर्य क्या है? कोर। और मैंने उनसे क्या बोला कि भैया कोई भी इसमें कोई भी जो पार्ट हो, भाई आप जानते हो, कोई भी ऐसा पार्ट हो इसमें जो कि जिसके बंद होने से पूरी की पूरी मशीनरी बंद पड़ जाती है, वो पार्ट इसका आप चेक करके देखो, वहां पर आपको खराबी मिलेगी। क्योंकि इस समय अफ्लिक्शन में सूर्य चल रहा है, तो खराबी केवल वहीं होगी। तो इसी वजह से मैंने जो आपसे स्टार्टिंग से मैंने आपसे बात बोली ना कि आभा ने मुझसे पूछा कि मैम आप क्या सारे चीजों को मुझे प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग बता सकते हो। मैंने कहा मैं दुनिया की सारी चीजों को कैसे, और दुनिया की हर एक चीज को आप प्लैनेट में क्लासिफाई कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी हमारे इर्द गिर्द। आपके घर में हजारों चीजें होंगी, आप हजारों चीजों को 9 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। ये पर्टिकुलर चीज इससे की है, ये पर्टिकुलर चीज इसकी है, अगर आप प्लैनेट्स का तत्व समझ लो तो। इस वजह से मैं इतना ज्यादा फोकस करती हूँ, जब भी मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ मैं हमेशा प्लैनेट्स पढ़ाती हूँ पहले। मैं जब भी एस्ट्रोलॉजी, ऑब्वियसली बात है एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं तो हम प्लैनेट्स पढ़ाते हैं। मैं वास्तु पढ़ाती हूँ तो मैं सबसे पहले प्लैनेट्स पढ़ाती हूँ। ठीक है, मतलब मैं कुछ भी पढ़ा लूं। इनफैक्ट एक बार, एक समय था, काफी समय पहले की बात है, कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि मैम टैरो करवा दो, ये करा दो, करा दो। मैंने कहा चलो ठीक कराते। मैंने वहां पर भी सबसे पहले प्लैनेट्स बताए कि आप सबसे पहले प्लैनेट समझ लो, क्योंकि ये ना प्लैनेट्स भी कोर है। अगर ये समझ में आ गया ना, सब समझ में आ गया। ऑकल्ट में आपको, आपने 90% चीजें समझ ली और सारी चीजें इसके बस इर्द गिर्द घूमेंगी। तो चलिए आज जो हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट की है इसको भी स्टार्ट करते हैं। कोर से स्टार्ट करते हैं, प्लैनेट से स्टार्ट करते हैं। और कभी भी ये मत समझना, मैं आज तक नहीं समझती कि मुझे प्लैनेट्स पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गए। कभी भी ये मत समझना कि अच्छा ये तो प्लैनेट्स तो ये तो हमें आते हैं, चलो छोड़ो, ये इतना, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। तो सबसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सूर्य से स्टार्ट करते हैं। कोर है, आत्मा है, किसी भी चीज की आत्मा, किसी भी चीज का पिन पॉइंट, वो जो सेंटर पॉइंट होता है ना, वो सूर्य है। इनफैक्ट जब हम कोई यंत्र बनाते हैं, आगे चल के कभी मतलब वो मिलेगा तो मैं यंत्र बनाना सिखाऊंगी कि जब हम कभी कोई यंत्र बनाते हैं, कोई भी यंत्र बनाते हैं, यंत्र का मतलब क्या होता है? मशीनरी। कोई भी चीज जिस एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हम जब यंत्र बनाते हैं, जो मशीनरी बनाते हैं हम, जैसे श्रेय यंत्र हो गया, लक्ष्मी यंत्र हो गया, कुबेर यंत्र हो गया, वहां पर भी हम सबसे पहले किसका यूज करते हैं? हम सबसे पहले वहां पर सूर्य का यूज करते हैं। क्योंकि सूर्य, आप इस समय पर, आप जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हो, आप सब लोग इस समय पर कौन से प्लैनेट पर जी रहे हो? अर्थ पर जी रहे हो। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट, हम किसके चक्कर काट रहे हैं? हमारी जिंदगी किसके चक्कर काट रही है? हमारे जिंदगी सूर्य के चक्कर काट रही है। हम जितने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, चंद्रमा को छोड़ देना, लेकिन हम फिर भी जितने प्लैनेट्स को, एक बार को चंद्रमा को छोड़ के हम जितने प्लैनेट्स को पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। हर कोई अपनी एनर्जी डिराइव कर रहा है। रॉयल प्लैनेट्स बोला गया, मून और सन को ना रॉयल प्लैनेट्स बोला गया। सन और मून रॉयल प्लैनेट्स हैं। तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये ल्यूमिनरीज हैं। ल्यूमिनरीज मतलब एक ऐसे दृश्य ग्रह जिनसे रोशनी मिलती है। ठीक है, तो ये ल्यूमिनरीज है हमारी। सूर्य, सूर्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी ना इन प्लैनेट्स को ना प्लैनेट्स की तरह से मत समझना, इन प्लैनेट्स को ना इंसानों की तरह से समझना। इन प्लैनेट्स को ऐसे समझना जैसे कि हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य कौन है? राजा। सूर्य राजा है। अब जब सूर्य जो राजा है, सूर्य कोर है, सूर्य नहीं तो जीवन नहीं। जब सूर्य अपनी रोशनी देता है तो जब एक राजा जब न्याय करता है, जब एक राजा अपने उसमें एक न्याय करता है कि हाँ भाई सबको समान तरीके से न्याय प्राप्त हो, एक हमने हमने सूर्यवंशी किसको कहा? राजा राम को कहा।
ठीक है, उनके लिए फिर कोई छोटा बड़ा नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये दूसरी जाति का है, ये मेरी जाति का है। राजा का मतलब ये कहा गया, हमने राजा को क्या माना, राजा राम माना, ठीक है ना, राजा राम की जो उन्होंने शबरी के झूठे बेर खा लिए, ठीक है। तो बेसिकली उनके लिए जब हम सूर्य के बारे में बात करें ना, तो सूर्य का पर्सपेक्टिव समझो। सूर्य सेल्फ रिस्पेक्ट है, सूर्य सेल्फ रिस्पेक्ट है, सूर्य प्राइड नहीं है, सूर्य घमंड नहीं है। सूर्य के साथ जब राहु मिलेगा तब उसकी अफ्लिक्शन होगी, अब वो एक अलग चीज बात हो गई। लेकिन यहां पर सूर्य के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में। सूर्य के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको हर दिन सुबह दिखाई देता है, अपने टाइम से आता है, अपने टाइम से जाता है। सूर्य को बेनिफिक नहीं बोला, क्रूर बोला। क्यों क्रूर बोला? क्योंकि सूर्य, हम कहते ना, यहां पर जजमेंट्स नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अपना है, ये पराया है, कोई जजमेंट्स नहीं है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबके लिए एक समान। क्रूर है, क्रूर है, मेलेफिक नहीं है, अशुभ नहीं है, पूर्णतः शुभ भी नहीं है, क्रूर ग्रह बोला गया। क्रूर ग्रह का मतलब है जिसके मन में दया की थोड़ी कमी। अब बहुत बार सुना है ना कि लू लगने से इतने लोग मर गए, ठीक है, तो इस वजह से इसको क्रूर की श्रेणी में रखा गया। सूर्य ब्रह्मचारी होने का एक अकेलेपन का कारक है। आप समझ रहे हो, सूर्य को हमने लीडरशिप से जोड़ा, सूर्य को हमने राजा से जोड़ा। जब आप एक नंबर 1 पोजीशन से जोड़ा, न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 को सूर्य का प्रतीक माना गया। जब आप ऊपर होते हो ना, आप यहां होते हो, तो आप अकेले भी होते हो। तो सूर्य को अकेलेपन का कारक भी कहा गया, वैराग्य का कारक भी कहा गया। सूर्य शादी के लिए अच्छा नहीं माना गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आपको अभी लग रहा होगा कि ठीक है, अभी हम आगे चल के जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इन सब चीजों का क्या क्या रोल प्ले कर रही हैं ये सारी चीजें। तो सूर्य बेसिकली, सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो बेसिकली वो राजा है। राजा राजा डिसाइड करता है ना कौन कहां कैसे किस तरह से मूव करेगा। सूर्य डिसाइड करता है कौन सा प्लैनेट किस तरह से मूव करेगा। तो सूर्य बेसिकली कोर है जहां से हर कोई अपनी एनर्जी ले रहा है। जब हम सूर्य के बारे में बात करते हैं, हम न्यूमरोलॉजी में जब बात करते हैं सूर्य के बारे में, हम कहते हैं कि किसी का भी जब लोशो ग्रिड, अगर जैसे आप किसी को बनाना आता हो, तो उसके लोशो ग्रिड में अगर नंबर 1 1999 से पहले पैदा हुआ है इंसान, और नंबर 1 4 बार आ गया, नंबर 1 5 बार आ गया, नंबर 1 6 बार आ गया, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों की पर्सनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। बाहर वो चमकते हैं, सूरज की तरह चमकते हैं, बाहर के लोगों के लिए वो एपिटॉम है, बाहर की दुनिया के लिए वो बहुत ही मतलब आकर्षक है। दुनिया उनको बहुत ही बढ़िया दृष्टि से देखती है। लेकिन अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करोगे ना, तो उनकी पर्सनल लाइफ में एक नीरसपन होता है, उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जो गर्मी है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते जो उसके बहुत ज्यादा करीब है। आप सूर्य से बहुत दूर हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब सूर्य की गर्मी बहुत तेज हो जाती है, जो धरती का हिस्सा एकदम सामने होता है सूर्य के, वो वहां पर सूर्य की गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तो इस वजह से कहते हैं कि जब 1 नंबर की अधिकता हो जाती है ना, तो उस समय पर सूर्य की रोशनी बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तो 1 नंबर अगर किसी के भी लोशो ग्रिड में बहुत बार आ रहा है,
आप देखेंगे इंदिरा गांधी का अगर आप चार्ट निकालो, लोशो ग्रिड जिन लोगों को नहीं बनाना आता टेंशन मत लेना, यूट्यूब पर ना मैंने पूरा कंप्लीटली यूट्यूब पर न्यूमरोलॉजी की फ्री वीडियोस डाल रखी हैं जिसमें आप लोशो ग्रिड बनाना सीख सकते हो, किस तरीके से ड्राइवर निकालना है, कंडक्टर निकालना है, यूनिवर्सल सपोर्ट निकालना है, किस तरीके से आप ये सारी चीजें आप बहुत इजीली सीख सकते हो। और इंदिरा गांधी का डेट ऑफ बर्थ निकालना, उधर से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूं। आप इंदिरा गांधी के चार्ट में देखोगे तो आपको 6 बार एक दिखाई देगा इंदिरा गांधी के चार्ट में। हम सब जानते हैं इंदिरा गांधी एपिटॉम आज तक की मतलब बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में से आती है। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं ना तो अपने पर्सनल ओपिनियंस ना साइड में रखकर आया करो, दिमाग में ये मत लेकर आना अच्छा बेस्ट, हाँ हम तो नहीं मानते, हम तो ये कहते हैं उसे आई एम अगर मैं अपना पॉलिटिकल ओपिनियन साइड में रख दूं, आई एम अ बीजेपी भक्त। तो लेकिन उसके बावजूद जब मैं यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ ना तो मैं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर रही होती हूँ, मैं यहाँ पर इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रही होती हूँ। जैसे कि मैंने एक क्लास में बोला था, अब वैसे आई एम अ ट्रू मोदी फैन, आई एम नरेंद्र मोदी फैन, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी प्रोडिक्शन है कि राहुल गांधी जरूर आएंगे प्राइम मिनिस्टर बनकर। और जब राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनकर आएंगे तो उनका टेन्योर बहुत लंबा चलेगा, वो एक टेन्योर के बाद हटेंगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी नहीं आएंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे। अगर पर्सनली एज एन इंडिविजुअल अनुरंजनी गुप्ता से पूछा जाए, अनुरंजनी गुप्ता कभी नहीं चाहती, क्योंकि आई डोंट लाइक द मतलब अभी आई डोंट लाइक द वाइब्स। मुझे नरेंद्र मोदी जी बहुत पसंद है एंड आई एम अ बीजेपी भक्त। लेकिन जब हम एक एस्ट्रोलॉजर की दृष्टि से देखते हैं, जब हम इंडिया का चार्ट देखते हैं, जब हम राहुल गांधी जी का चार्ट देखते हैं, आगे चल के कभी ये भी डिस्कस करूंगी कि अभी तक फिलहाल क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या क्यों किस चीज की वजह से अभी तक बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है। लेकिन हाँ ये मेरा एनालिसिस है, मैं प्रोडिक्शन नहीं बोलती, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है कि राहुल गांधी जी तो आएंगे, राहुल गांधी आएंगे। जब जी तब बोलूंगी जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आई डोंट अब मैं उस पदवी को इज्जत दूंगी, राहुल गांधी को नहीं। तो बेसिकली आप ये देखो। और उसके बाद अमिताभ बच्चन जी के चार्ट में आप देखोगे, जब आप लोशो ग्रिड बनाओगे उनका, अमिताभ बच्चन जी का, आपको देखोगे एक बहुत बार आ रहा है, बहुत जबरदस्त। मतलब आज तक लोग कहते हैं हाँ अमिताभ बच्चन, आप किसी भी देश में चले जाओ जहां पर इंडियन पीपल रहते हैं, वहां पर अमिताभ बच्चन, वो हर हिंदी बोलने वाला व्यक्ति, चाहे ऐसा हो नहीं सकता वो अमिताभ बच्चन जी को ना जानता हो। दैट इज द पावर ऑफ इतने सारा एक का। लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ सफर करती है, पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं रूखी होती है। तो वही वाली बात है, ये सूर्य के प्रभाव है। जब सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो चमकता तो इतना ज्यादा है। आप सूर्य के लिए हम एक चीज कहते हैं, यू लव इट, यू हेट इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। आपको वो पसंद है, अच्छी बात है, नहीं पसंद है, आपकी प्रॉब्लम है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। सूर्य इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। आप ये तो कह सकते हो मुझे सनलाइट बहुत अच्छी लगती है, आप ये कह सकते हो जब सूर्य चमक रहा होता है ना, अपनी पूरी गर्मी पर चमक रहा होता है, अपनी पूरे तेज पर चमक रहा होता है, तो आप ये कह सकते हो कि अच्छा मुझे सूर्य की मुझे इतनी हीट पसंद नहीं है। कोई कह सकता है मुझे हीट बहुत पसंद है, आप पर ये नहीं कह सकते मुझे तो पता ही नहीं है हीट होती क्या है, ये मैंने तो कभी सूर्य की रोशनी देखी ही नहीं है। तो ये जब एक नंबर की अधिकता हो जाती है, ऐसे लोगों के लिए ये कहा जाता है यू लव देम, यू हेट देम, बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। ये सूर्य है। खैर सूर्य के बारे में और बात करेंगे आगे चल के। सूर्य समझ में आया कि सूर्य बेसिकली लेकिन सूर्य एकाकी जीवन देने में बिलीव करता है। सूर्य जहां पर सूर्य आपको लेकर जाता है ना, वहां पर आपके दोस्त नहीं बचते हैं, वहां पर आपकी सोशल लाइफ को खत्म करता है। वहां पर क्योंकि नंबर 1 पर जो पोजीशन होती है ना वो बहुत छोटी होती है, वहां पर एक ही इंसान टिक सकता है, वहां पर जनता नहीं हो सकती है आपके साथ। तो 1 नंबर ये है, सूर्य ये है। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा की, सेकेंड ल्यूमिनरी चंद्रमा। चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। आप ये समझ लो हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आप ऑकल्ट पढ़ रहे हो तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ऑकल्ट पढ़ते समय स्पेसिफिकली एक चीज को, अगर आप ऑकल्ट आगे तक भी पढ़ते रहे ना तो एक चीज को तो मानना पड़ेगा,
एक चीज पे तो विश्वास विश्वास कह लो, अभी तक आपने सुना होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऑकल्ट में अंदर डीप जाते जाओगे ना, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये एक लाइफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने जन्म लिया है और फिर इसके बाद थोड़े समय बाद हम इस शरीर को छोड़ देंगे, तो बस यही नहीं है। जब हम ऑकल्ट पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आता है हम कहीं से आ रहे हैं और हमें कहीं जाना है। हम किसी और लाइफ से आए हैं यहां पर और हमें आगे की भी जर्नी करनी है। तो बेसिकली ये जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा वो प्लैनेट है बेसिकली, जो कि हर चीज को स्टोर करके रखता है, हर चीज को याद रखता है, हर चीज को याद रखता है। चंद्रमा का जो कारक है वो पानी है। आपने पुराने जमाने में देखा था कि किसी ऋषि को गुस्सा आ गया, उसने पानी लिया हाथ में और कुछ बोला और डाल दिया, श्राप दे दिया। वो पानी लेकर ही श्राप देते थे ना, आप समझ रहे हो? पानी, क्योंकि पानी में वो कैपेसिटी है टू रिमेंबर। जब हमारे घर में पूजा होती है तो हम कलश रखते हैं उसमें, है ना, हवन होते हैं, पूजा होती है, तो हम कलश रखते हैं और फिर उसके बाद मंत्रोच्चारण होता है, मंत्रों का जाप होता है, और फिर पंडित जी इस तरीके से वो मंत्रों का जाप वाला पानी हर किसी के ऊपर छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में वो कैपेसिटी है टू रिमेंबर। पानी याद रखता है, पानी भूलता नहीं है, पानी के पास मेमोरी है। ये जो पानी की मेमोरी है, ये चंद्रमा की जो मेमोरी है, ये ही वो मेमोरी है जो कि हमारे जो भी हम लोग जो भी करके आए हैं, जो भी हम पास्ट लाइफ से लेकर आए हैं, आप सारे लोग एक पर्टिकुलर घर में पैदा हुए हो, एक पर्टिकुलर शरीर के साथ पैदा हुए हो, आपके पास एक दिमाग है, आपके पास कुछ रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है? ये क्यों मिले? आज मैं कहती हूँ कि मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई, मेरे फादर इंजीनियर थे और मेरी मदर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर। मेरे को ऐसा परिवार मिला। क्यों मिला? ऐसा भी तो हो सकता था किसी भिखारी के घर में पैदा हो जाती, हो सकता था ना, किसी रोड पे लेटे हुए व्यक्ति के घर में पैदा हो जाती, ऐसा भी तो हो सकता था। क्यों नहीं हुआ ऐसा? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं कुछ कैरी करके लेकर आई थी, है ना? मेरी कुछ पास्ट कर्मास थे, जिसकी वजह से ये डिसाइड किया गया कि ये व्यक्ति विशेष इस तरह के शरीर के साथ इन दो व्यक्तियों के घर में पैदा होंगे। सीधी बात है, आप कुछ करके आए हो जिसकी वजह से आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि अब इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्ले करना है। ये कौन डिसाइड करता है? चंद्रमा डिसाइड करता है, क्योंकि चंद्रमा के पास पावर है आपके सारे कर्मों को ध्यान में रखने की पावर है। चंद्रमा के पास वो पावर है कि वो आपका सब कॉन्शियस माइंड है। आपने बहुत बार सुना होगा दैट सब कॉन्शियस माइंड के साथ सब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, वो पॉसिबल है, आपके सब कॉन्शियस माइंड को सब पता है। आपका सब कॉन्शियस माइंड, बहुत टर्म, ये बहुत यूज हुई है, ये टर्म बहुत वाइडली यूज हुई है कि आपका सब कॉन्शियस माइंड चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सब कॉन्शियस माइंड क्या है? सब कॉन्शियस माइंड चंद्रमा है। उसमें वो सारे स्किल्स हैं जो आपने कभी ना कभी सीखे थे। मैंने कहा ना, ये जो आप हो, आपको लग रहा होगा आप 24 साल के हो, आप 25 साल के हो, आप 30 साल के हो, आप 40 साल के हो, आप 50 साल के हो, आप 60 साल के हो, ये आपकी बॉडी की एज है, ये आपके चंद्रमा की एज नहीं है। हो सकता है आपका चंद्रमा 2000 साल पुराना हो सकता है आपका चंद्रमा 5000 साल पुराना हो सकता है आपका चंद्रमा 10,000 साल पुराना हो। और वो सारी की सारी विद्याएं जो आपने उस टाइम पर सीखी, वो कहाँ सेव्ड है? वो सब चंद्रमा के पास सेव्ड है। वो सारी की सारी चीजें चंद्रमा बेसिकली सेव करता है, प्रिजर्वर है, कंजर्व कर लेता है चीजों को, ठीक है, प्रिजर्व कर लेता है चीजों को। समझना इस बात को, क्योंकि एक प्लैनेट को समझ गए ना, उसके तत्व को समझ गए, तो कभी ना न्यूमरोलॉजी में दिक्कत आने वाली, कभी वास्तु में दिक्कत नहीं आने वाली। आयुर्वेद करने का मन होगा तो वो भी बड़ा मजा आएगा आपको। तो बेसिकली चंद्रमा ना प्रिजर्व करता है, वो छोड़ता नहीं, वो सब चीजों को समा लेता है अपने अंदर। हम जो भी काम करके आए हैं, अच्छा या बुरा, अभी चंद्रमा के पास सब कुछ, चंद्रमा के पास मेमोरी है। आपने, मान लीजिए, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ छोटा सा, आपने गलत जगह पर गाड़ी पार्क कर दी,
ठीक है। अब इसकी वजह से बहुत लोगों को डिस्टरबेंस हुई, बहुत लोग लेट हो गए, बहुत लोगों को डिले हो गया, बहुत लोगों को परेशानी हुई, और फिर आपने गलत जगह पर, आपकी गलत जगह पर गाड़ी खड़ी होने की वजह से किसी का बहुत बड़ा नुकसान कुछ हो गया, या नहीं भी हुआ तो लोगों को परेशानी हुई, सिंपल इतना रखते हैं इसको, लोगों को बहुत परेशानी हुई। ये आप तो भूल सकते हो, लेकिन आपका चंद्रमा नहीं भूलेगा। उसने नोट कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, ठीक है। एंड दैट, वो उस चीज का जो एक चीज समझ में आती है आपको कि सैटर्न, सैटर्न इज जज, जो आपके किए धरे का सारा लेखा जोखा का वो सब करता है कि आपने अच्छा ये किया था, आपको अभी इसका रिजल्ट ये मिलेगा। चलो जी, अच्छा आपने अच्छा गलत गाड़ी पार्क की थी आपने, ओके फाइन, लेट्स नाउ यू हैव टू रिपेट। आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा अभी आपको भी डिले मिलेगा। अभी जितना लोगों को आपकी वजह से डिले हुआ था, लोगों को आपकी वजह से तकलीफ हुई थी, लोगों को आपकी वजह से इमोशनल प्रेशर झेलना पड़ा था, अभी आपको भी वो करना पड़ेगा। लेकिन ये कब होता है? आपने एक टर्म बहुत वाइडली सुनी होगी, साढ़े साती। साढ़े साती कब आती है? जब आप पैदा हुए उस समय पर चंद्रमा जहां था ना, चंद्रमा जहां पर भी था उस समय पर, जब सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ आपका चंद्रमा जहां था वहां से गोचर करता है, वहां से घूमकर वापस निकलता है, उस 7.5 साल को, 2.5 साल चंद्रमा जहां है उससे पहले वाली राशि, 2.5 साल चंद्रमा जहां है वहां वाली राशि, और 2.5 साल चंद्रमा जहां पर अगली राशि, वो उस टर्न्योर को हम साढ़े साती कहते हैं। तो शनि आते हैं आपके चंद्रमा के पास, जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन वाले चंद्रमा के पास आते हैं और पूछते हैं ओके फाइन, बताओ तुमने तो सब, तुम्हें चंद्रमा, तुम्हें तो सब कुछ याद है, अब बताओ इस व्यक्ति ने क्या क्या किया है, चलो देखते हैं, अब हिसाब किताब होगा। तो साढ़े साती कैन बी अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर समवन, एंड साढ़े साती कैन बी अ वर्स्ट टाइम पीरियड फॉर समवन। किसी के लिए बहुत बढ़िया समय हो सकता है और किसी के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग समय हो सकता है, डिपेंडिंग, ऑल डिपेंड्स ऑन योर, आपके चंद्रमा में क्या स्टोर है, आपका चंद्रमा, आपने जिस दिन ये जन्म लिया उस चंद्रमा में क्या स्टोर है। चंद्रमा, मैंने क्या बोला, और जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कौन सी दशा में पैदा हुए, ये भी चंद्रमा डिसाइड करता है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उस पर्टिकुलर टाइम में, उस नक्षत्र के रूलर की दशा में आप पैदा होते हो, वहां से दशाएं शुरू होती हैं। तो बेसिकली समझो इस बात को, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा प्रिजर्व कर रहा है, चंद्रमा हर चीज को प्रिजर्व करके रख रहा है। तो इसी वजह से क्या बोला, चंद्रमा से रूलित शासित लोग क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं, चीजों को अंदर रख लेते हैं, चुभ जाती हैं चीजें, वो हर चीज को ऐसे ले लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, इस वजह से वो सेंसिटिव होते हैं। 2 नंबर वालों को बोला जाता है ना कि सेंसिटिव होते हैं, क्यों? क्योंकि वो, आप किसी को बोल रहे हो कोई चिकना गड़ा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको पता ही नहीं चल रहा, उसको उसके अंदर ही नहीं जा रही, उसके कान के अंदर ही नहीं जा रही। 2 नंबर से रूल इंसान है, वो क्या कर लेगा, वो चीज को फटाफट से, जो भी आप उसको चीज को दोगे ना उसको अंदर ले लेगा, उसके पास मेमोरी है, उसको भूलेगा नहीं, याद रखेगा। ठीक है, 2 नंबर चंद्रमा से शासित लोग। चंद्रमा, उसके बाद चलो अब ये तो बात हो गई, चंद्रमा और क्या है? चंद्रमा, कभी आपने सुना है चांद की रोशनी की वजह से लोग मर गए? नहीं ना। धूप की वजह से, लू की वजह से लोग मर गए, बहुत बार सुना होगा। चंद्रमा की रोशनी की वजह से लोग मर गए, बड़ी तेज निकला चंद्रमा आज तो, नहीं, बल्कि धूप ने जो जितना जलाया होता है पूरे गर्म दिन में, जितनी गर्मी की होती है, शाम को आता है रिलैक्स करता है चंद्रमा, अपनी गोद में लेता है, मतलब जिस जिस तरीके से आप एक रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर बनाता है, रात सोने के लिए बनी है, मतलब जिसमें आप आराम से अपनी सारी चिंताएं, दिन की सारी भाग दौड़ सब भूल कर सो सकें, चंद्रमा उसलिए निकल कर आता है, शांति देता है। तो बेसिकली केयरिंग एटीट्यूड, इसी वजह से बोलते हैं कि जो 2 नंबर वाले हैं उनका एटीट्यूड बड़ा आपको दिखाई देगा, केयरिंग एटीट्यूड है, कैरेक्टरिस्टिक्स उनके दिखाई देंगे। आप 2 नंबर वाले व्यक्तियों से मिलोगे, आप 2 नंबर 20 वाले 29 वालों को, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जो 2 20 29 को पैदा हुए हैं ना, पूछो मत, हाँ वो है केयरिंग, हाँ है वो सेंसिटिव, हाँ है ना वो सेंसिटिव है, वो केयरिंग है, वो लोगों की केयर करते हैं, वो परवाह करते हैं लोगों को, उनको चीजें चुभ भी जाती हैं। ऑब्वियस ही बात है, 2 नंबर है, हर चीज देगा, केयर दे रहा है आपको, इमोशंस दे रहा है, देगा, बिल्कुल देगा। चंद्रमा, फिर हम क्या बोलते हैं चंद्रमा के लिए? चंद्रमा कैसा है? क्या रोज जैसे सूर्य एक जैसा है? जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक मैंने सूर्य को केवल गोल देखा है, कभी सूर्य को आधा नहीं देखा कि आज आधा निकलने का मन किया सूरज का तो आज आधा निकला।
क्या? लेकिन चंद्रमा ऐसा नहीं है ना, चंद्रमा आपको कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी छोटा सा दिखता है, कभी बड़ा दिखता है। ठीक है, हर दिन चेंज चाहिए। चंद्रमा ना हमारे मन के इमोशंस हैं, रोज बदलते हैं। आज खुश हूं, जरूरी थोड़ी ना कि कल भी खुश रहूंगी, हो सकता है कल मूड खराब हो जाए। हमारे इमोशंस है, हमारा मन है बेसिकली जो कि बदलता है। तो चंद्रमा बदलाव है, चंद्रमा बदलाव का कारण है। तो आप 2 नंबर, 20 नंबर, 29 नंबर वाले व्यक्तियों को अगर आप देखेंगे तो आपको कैसे दिखाई देंगे? चेंजेबल होते हैं। इनको चेंज चाहिए अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। बाकी सब लोग को देखो, चेंज सबको चाहिए, लेकिन इनको ज्यादा चाहिए। ठीक है, इनके इमोशंस बहुत वेरी करते हैं। इनके इमोशंस आपसे ज्यादा वेरी करेंगे। जो दो दो 20 29 वाले हैं, इनके इमोशंस आपसे ज्यादा वेरी करेंगे। अब जैसे अभी आप मेरी क्लास ले रहे हो, मैं आपको हर प्लैनेट के बारे में बता रही हूँ। आपने देखा कोई 1 नंबर वाला व्यक्ति, आपने सूर्य के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी एंड ऑल, और फिर आगे चल के हम ड्राइवर कंडक्टर के इस तरीके से कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। आप किसी के भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू, जब आप न्यूमरोलॉजी पढ़ते हो ना, न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप किसी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जैक्टली बता सकते हो कि तुम ऐसे हो और ऐसे ही वो व्यक्ति वैसा ही निकलेगा। दैट इज फॉर द श्योर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पता है, मेरी सारी की सारी जो लड़ाई हो रही है, या फिर मेरी जो सारी की सारी बात चल रही है, वो पता है किस पे चल रही है? कि आप नंबर्स के थ्रू, आपने प्लैनेट्स देख लिए, आपने 2 नंबर के थ्रू देख लिया कि ये व्यक्ति चंद्रमा से शासित है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे। लेकिन जब हम किसी को कंसल्टेशन देते हैं ना, तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताने के लिए उसको कंसल्टेशन देते हैं कि तुम्हारे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भैया, तुम तो 2 नंबर वाले, तुम तो सेंसिटिव हो। अब वो ये सुनने के लिए नहीं आया, वो कहेगा मुझे पता है मैं सेंसिटिव हूं। बहुत अच्छी बात है, आपने ये बता दिया। आप बहुत केयरिंग हो, आप लोगों की परवाह करते हो, और ये अब वो उसको पता है यार, वो उसको पता है, वो किसी को भी पता है। कोई अब थोड़ा बहुत भी जानता ना, तो 2 20 29 को पैदा हुआ है, ये व्यक्ति ऐसा है। और अगर कोई थोड़ा ज्यादा डीप में जानता है तो वो और अच्छा बता देगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम न्यूमरोलॉजी को ना, हम न्यूमरोलॉजी को सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स तक ही पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये व्यक्ति इस दिन पैदा हुआ है, ये इसका प्लैनेट इस प्लैनेट से रूल होता है। हम जाकर एग्जैक्टली नहीं देख रहे कि ये व्यक्ति जिस दिन पैदा हुआ है ना, एग्जैक्टली देखो ना उस दिन प्लैनेट्स के बीच में क्या डिफरेंस था। बताऊंगी आगे चल के, अभी ये सारी चीजें नहीं बोलती हूँ। अभी टॉपिक पे रहते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं वापस से। चंद्रमा की बात हो गई, अब बात करते हैं जुपिटर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अभी जब हम प्लैनेट्स के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो एक चीज और बता देती हूँ कि जो जो आपको ये 2 नंबर वाले लोगों में दिखाई दे रही है ना चीजें, अगर किसी को थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है ना, तो ये देखना, जिसका चंद्रमा का लग्न होता है ना, जिसका चंद्रमा का लग्न होता है, वो व्यक्ति भी आपको यही सारे क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर दिखाई देगा। जिसका लग्न चंद्रमा का है, और वो ज्यादा होंगी उसके अंदर। जिसका लग्न चंद्रमा का है, ऐसा व्यक्ति के लिए, अब सुनो, ध्यान ध्यान देना, कहाँ न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस आ जाता है। जब आप बोलते हो कि आप 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को पैदा हुए, आपका मूलांक 2 है, आप सेंसिटिव हो, आप आपको बहुत ज्यादा आप केयरिंग हो, दूसरों की परवाह करते हो, आपके अंदर मतलब आपके अंदर इमोशंस बहुत हाई लेवल पर है। मतलब इमोशंस का मतलब हर चीज होती है, गुस्सा भी हाई, प्यार भी हाई, हर चीज हाई है। इमोशंस, हर इमोशन का मतलब सिंपली इतना नहीं है कि सामने वाला बंदा रोध हो रहा है, सामने वाला बंदा गुस्सा भी कर रहा है, सामने वाला बंदा चिढ़ भी रहा है, हर हर तरह का इमोशन हाई है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक कैंसर लगन वाले व्यक्ति की, कैंसर लगन वाला व्यक्ति मतलब चंद्रमा से शासित लगन है जिसका, अब उसके लिए हम ये कह सकते हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी का वो हो और पता हो कि सामने वाले का लग्न क्या है, आप सिंपली उसके लिए एक चीज उसको एनालिसिस करके बहुत क्लियरली लिख सकते हो उसके लिए, आपके जीवन में अब ऐसे व्यक्ति को, जो चंद्रमा से शासित व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति का से ये बोल दिया जाए कि तुम ट्रैवल मत करो, तुम घूमो मत, तुम यहां से वहां ट्रैवल मत करो,
वो बीमार पड़ जाएगा, वो जी नहीं पाएगा बेसिकली। ठीक है, अगर कैंसर लग्न में आपने जन्म लिया है, आपसे ये कह दिया जाए कि आप लोगों की केयर करना बंद कर दो, आप जी नहीं पाओगे। ठीक है, कैंसर लग्न वाला अगर व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को अपना लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा इंटीग्रिटी वाला चाहिए होता है। उसकी बस एक ही रिक्वायरमेंट है कैंसर लगने वाले व्यक्ति की, कि मुझे एकदम एथिक्स मॉरालिटी वाला व्यक्ति मिले, अदरवाइज प्रॉब्लम है मुझको। ठीक है, चलिए सारी बात छोड़ देते हैं, वापस आ जाते हैं। मैं भटक जाती हूँ बार बार। मेरी चंद्रमा की महादशा चल रही है, समझ लो चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा चल रही है तो क्या होता है, चंद्रमा की महादशा वेरिएशन लेकर आती है, आपके मूड स्विंग्स लेकर आती है, आप इमोशंस में बह जाते हो और बहते बहते कहीं और निकल जाते हो, तो मुझे वापस ले आया करो। अभी सब आप लोगों का चेहरा दिखाई देने लग जाता है तो मैं वापस आ जाती हूँ। ठीक है, तो चंद्रमा समझ में आ रहा है। अब देखते हैं, अब आ जाते हैं बृहस्पति पर, देवगुरु बृहस्पति। अब बृहस्पति को पहले बृहस्पति की तरह समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति कौन है? देवता, आप बोलोगे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति, बृहस्पति एक अकेला ऐसा, जुपिटर एक अकेला 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 ऐसा प्लैनेट है जिसको यूनानिमसली हर क्लासिक में, आप कोई भी हमारा क्लासिक उठाकर देखो, कोई भी शास्त्र उठाकर देखो, तो जुपिटर इज द ओनली प्लैनेट जिसको यूनानिमसली हर सेज ने, हर ऋषि ने ये कहा है कि एक बेनिफिक प्लैनेट है, प्योरली बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह, भाग्य कारक ग्रह, भाग्य कारक ग्रह। क्यों भाग्य कारक ग्रह क्यों है? क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा, जुपिटर, जुपिटर का मतलब क्या होता है? टीचर। क्या टीचर एक्चुअली में, आप कोई कोई इंसान किसी से भी जल सकता है, वो ईर्ष्या की भावना कहीं पर भी आ सकती है, कहीं पर भी डेवलप हो सकती है, लेकिन एक टीचर जिसको पढ़ा रहा है, उसके लिए जो उसके भाव होते हैं ना, वो हमेशा बहुत पवित्र होते हैं। जब जब इंसान कोई पढ़ा रहा होता है ना, कोई नॉलेज दे रहा होता है, तो उस टाइम ना उसके भाव बहुत पवित्र होते हैं। पूरा का पूरा वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से सामने वाले को एक्चुअल में समझ में आ जाए, इसको सचमुच में, मतलब इसके दिमाग में ऐसे उतर जाए। तो जो गुरु है ना, गुरु एक तत्व है, गुरु कोई इंसान नहीं है, गुरु एक तत्व है। वो तत्व, वो मॉरालिटी, वो नैतिकता है। जब हम गुरु के बारे में बात करते हैं, बृहस्पति के बारे में बात करते हैं, तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारे बहुत सारे जब आप नॉर्मली एक जनरल वे बोला जाता है कि थर्सडे का दिन बड़ा शुभ माना जाता है जी। क्यों? क्योंकि वो बृहस्पति का दिन है। पीला कलर शुभ है। हम जो भी अपने वो करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? पीला कलर किसका है? पूजा का कलर है। क्यों? क्योंकि पीला कलर बृहस्पति का कलर है। देवगुरु बृहस्पति डिलीवर करना जानते हैं, ज्ञान डिलीवर करना जानते हैं। ज्ञान, ध्यान देना मेरी बात को, ज्ञान, इसको विजडम बोलेंगे। बुकिश नॉलेज नहीं है, विजडम कहेंगे इसको, विजडम। ज्ञान का मतलब वो नहीं है जो आप बुक से पढ़कर सीख लेते हो, वो मरकरी का काम है। जो आपको बुक से पढ़कर मिल जाता है वो मरकरी है, वो बुध है, वो बुद्धि विकसित कर रहा है आपकी। जुपिटर का ज्ञान ना बुद्धि से परे हो जाता है। जुपिटर का ज्ञान ना तो बुद्धि लगाकर सीख सकते, ना बुद्धि से आप किसी किताब से पढ़कर सीख पाते। जुपिटर एक कहते हैं एक गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है, जीवन में एक गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर किसी से कुछ सीखा है ना, तो कभी उसके बारे में नेगेटिव मत बोलो। बार बार बोलते ना, गुरु की निंदा मत करो, गुरु की निंदा मत करो, क्योंकि शायद वो व्यक्ति, जो भी वो व्यक्ति हो, व्यक्ति तो अलग है, लेकिन वो जिस जिस तत्व से आपने सीखा था ना, वो तत्व शायद वो व्यक्ति नहीं है, वो गुरु तत्व है। और जैसे ही आपने वहां पर उसकी निंदा करनी शुरू की, आपने क्या किया? बेसिकली हम कहते हैं गुरु प्लैनेट अमृत की बूंदे हैं, आपने उन अमृत की बूंदों को अपने आप से दूर करना शुरू कर दिया। तो जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है
जो जो ज्ञान देता है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 85 साल की है और वो बहुत समझदार है, उसने जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उसको बहुत ज्यादा ज्ञान है। हो सकता है वो कभी स्कूल ना गया हो, लेकिन वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति है। हो सकता है वो कभी स्कूल ना गया हो। वो क्या है? वो जुपिटर का ज्ञान है। जुपिटर के ज्ञान के लिए ना स्कूल स्कूल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। जुपिटर के ज्ञान के लिए बुक्स की जरूरत नहीं है। वो जुपिटर का ज्ञान है जो ट्रांसफर होता है एक तत्व के माध्यम से। जुपिटर बेसिकली वो है। जुपिटर एक कंप्लीटली एब्सोल्युटली एक बेनिफिक ग्रह है। और जब हम अगर किसी को कुंडली की नॉलेज है यहां पर, तो आपको समझ में आएगा काल पुरुष के 9वें घर का मालिक है जुपिटर। 9वां घर हमारा भाग्य का घर है, तो हमारे भाग्य का मालिक है जुपिटर। जुपिटर के बारे में बात की है तो अब शुक्र के बारे में बात करना बनता है। शुक्र के बारे में बात करना इसलिए बनता है क्योंकि हमने जुपिटर के बारे में बात कर ली। अब शुक्र क्या है? जैसे कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति है, मोरालिटी, एथिक्स, ये इस तरह की बातें करता है कि मॉरल्स होने चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, तरीका होना चाहिए, और ये करिकुलम होना चाहिए, ये मर्यादा है, ये समाज है, इस तरह की बारे में बातें करता है। कायदे कानून के बारे में बताता है कि ये इस समाज में रहने के कायदे कानून है, शिष्टाचार ये होते हैं, माँ से ऐसे बात होनी चाहिए, पिता से ऐसे बात होनी चाहिए, अपनी सोसाइटी में इस तरह से रहने का एक ये कल्चर है। बेसिकली ये कल्चर के बारे में बात करता है, धर्म के बारे में बात करता है। शुक्र शुक्र को क्या कहा गया? अब आप बोलोगे राक्षसों का गुरु कहा गया है शुक्र को, ठीक है। और आप बोलोगे भैया हम तो देवगुरु बृहस्पति वाले हैं जी, हम राक्षसों के बारे में बात नहीं करेंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पर जो भी कोई एक इंसान बैठा है ना, आप जो लोग बैठे हो ना, सारे के सारे इंक्लूडिंग मी, हाँ, हम सब के अंदर देव राक्षस दोनों के दोनों चीजें अंदर है। क्योंकि अगर आप देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करो तो देवगुरु बृहस्पति अपनी नॉलेज को शेयर करने की बात ही नहीं करते। देवगुरु बृहस्पति ये कहते ही नहीं है कि आओ मुझसे ले लो। देवगुरु बृहस्पति बोलते मेरा मन किया तो बता दूंगा, मेरा मन नहीं किया तो नहीं बताऊंगा। अगर तुम आए और तुमने बहुत सेवा करी मेरी और तुमको मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो सारी बात छोड़ो। देवगुरु बृहस्पति ने अपने खुद के पुत्र को नहीं सिखाया था, उन्होंने उनको भेजा था शुक्राचार्य के पास जाओ, उनके पास संजीवनी बूटी है, उनसे मिलेगा, उनसे सीख कर आओ। मेरे पास ऐसा कोई इतना बड़ा ज्ञान नहीं है, मेरे पास इस लोक का परलोक का ज्ञान है, लेकिन जो लोक में रहने के लिए जो ज्ञान जरूरी है ना, वो तो शुक्र के पास है, जाओ जाके सीख कर आओ। तो देवगुरु बृहस्पति ने अपने खुद के पुत्र को नहीं सिखाया था। तो कहने वाली बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की बात जब कर रहे हैं तो हम शुक्र के बारे में बात करेंगे और शुक्राचार्य के बारे में बात करेंगे। शुक्र को राक्षसों का गुरु कहा गया हर क्लासिक में, लेकिन राक्षसों का गुरु और शुक्र के पास संजीवनी बूटी, ये तो सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो चलो मेरे मुंह से सुन लो। शुक्राचार्य के पास संजीवनी बूटी थी, संजीवनी बूटी की विद्या थी। संजीवनी बूटी किसे कहते हैं पता है? मरते हुए को जीवित कर दे, उसे कहते हैं संजीवनी बूटी। आज की डेट में आप जितनी मेडिकल साइंस में तरक्की देख रहे हो, ठीक है, आप सबको पता है आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी, और मैंने बहुत टाइम तक बच्चों को, सीए के बच्चों को और सीएस के बच्चों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में पढ़ाया है। तो मेरा एक सब्जेक्ट हुआ करता था जब मैं पढ़ाती थी, तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी बच्चों को, इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी और साथ में लॉ पढ़ाती थी, ठीक है। तो ये दो मेरे सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे ना, तो हम उसमें स्टैट्स पढ़ाते थे बच्चों को कि क्या स्टैट्स थे, क्या पहले के क्या स्टैट्स थे। तो आप जब स्टैटिस्टिक्स देखो ना, तो आप देखोगे कि हमारी एवरेज एज बढ़ी है। अगर हम पिछले 50-60 सालों में देखें तो हमारी एवरेज एज बढ़ी है। हमारा मटरनल मोर्टालिटी रेट घटा है। मटरनल मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है कि बच्चों को पैदा करते वक्त जो माँ की मृत्यु हो जाया करती थी वो घटा है, ठीक है। पहले के जमाने में लोग 10-10 बच्चे किया करते थे। पता है क्यों 10-10 बच्चे किया करते थे? उनको डर होता था, पता नहीं कौन सा जिएगा कौन सा मर जाएगा।
उनको डर होता था क्योंकि पहले ना पहले बच्चा होने के बाद 5 साल के बाद उसका कुछ नहीं था, पता चला एक बुखार आया और बच्चा गया, ठीक है? तो वो उस डर के कारण बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे कि भई ठीक है 10-12 कर लेते हैं, 5-7 बच जाएँगे। ये बहुत एक बड़ा डर था पहले के ज़माने में। आप जितनी प्रेमचंद्र की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई देगा आपको 40-50 साल के वो उसमें आते-आते मतलब अगर हम पिछले में 70-80 साल पहले की बात करूं, अभी की बात नहीं, जब जब हमारे दादा नाना नानी जी तब तक अच्छी खासी मेडिकल साइंस आ चुकी थी, ठीक है? लेकिन उनके बारे में बात करूं कि उनके भी वो थे, तो जो रेट था ना वो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल बढ़ा है। हमारी मेडिकल साइंस ने तरक्की की है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई क्योंकि डेथ रेट कम हो गया है और बर्थ रेट चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। लोग जा नहीं रहे, आ जा रहे हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, एक महामारी आई, पूरा गाँव साफ, चलो जी हैजा हुआ, पूरा गाँव हट गया। संजीवनी बूटी किसके पास है? शुक्र के पास है। जितनी आप रिफाइंड मेडिकल साइंस देख रहे हो, रिफाइंड मेडिकल साइंस रिफाइंड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। अभी आज के डेट में हार्ट अटैक भी आया तो पिछले जमाने में अगर बंदे को हार्ट अटैक आया पता नहीं चलता था, भैया बंदा रात में सोया था, सुबह उठा ही नहीं। अभी भी हो जाता है, लेकिन अभी भी हम लोग फिर भी बचा लेते हैं, लोगों को बचा लेते हैं, बच्चों को नहीं मरने देते, बूढ़ों को भी बचाते रहते हैं, बचाते रहते हैं, बचाते रहते हैं। पहले लोगों को डायबिटीज पहले भी होती थी, लेकिन पहले डायबिटीज का पता नहीं चल पाता था। पता नहीं क्या हुआ, एक हाथ में कट लगा, बंदा गया। टिटनेस का इंजेक्शन नहीं होता था, ठीक है? तो बेसिकली क्या हम यहाँ पर बात किस चीज की कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संजीवनी बूटी की। वो जो संजीवनी बूटी है वो कौन देता है? शुक्र। ये जो मेडिकल साइंस जो तरक्की कर रही है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये शुक्र की वजह से हो रहा है, ठीक है? शुक्र हर चीज की बारीकी को देखने का एक प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट जो सुंदर है और जो हर चीज में एक हाइजीन, एक क्लीनिनेस और एक एक चीज को एक महीन तरीके से देख पाना, क्या अच्छा है उसको चुन के अलग करना और जो खराब है, वेस्ट है, उसको अलग करना, डिस्क्रिमिनेट कर पाना, ये बढ़िया है और ये खराब है, ये शुक्र देता है, ये शुक्र की क्वालिटी है। जब हम शुक्र के बारे में बात करते हैं तो हम पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करते हैं, मेकअप के बारे में बात नहीं करते। माइंड माय वर्ड, शुक्र को कहीं आप मेकअप मत समझ लेना। शुक्र मेकअप नहीं है, शुक्र पर्सनल हाइजीन है। शुक्र असली के फूल है, शुक्र असली के फूल है। शुक्र बहुत रिफाइंड किया हुआ इत्र है जो कि बहुत कॉस्टली आता है। जो भी चीज बहुत रिफाइंड हो जाएगी ना, बहुत रिफाइंड, वो बहुत कॉस्टली, वो प्रीमियम बन जाएगी। तो जो बहुत रिफाइंड हो चुका है ना, वो प्रीमियम चीज शुक्र है जो कि नेचुरल है, जिसको कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाया गया है। गेटिंग माई पॉइंट? अब जब मैंने शुक्र के बारे में बात कर ली है तो मैं राहु के बारे में भी बात कर लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि राहु राहु हर वो चीज है जो कि आर्टिफिशियल है, हर वो चीज है। अगर नेचुरल फूल शुक्र है तो आर्टिफिशियल फूल क्या है? आर्टिफिशियल फूल राहु है। हर वो चीज जो कि आपको लुभा सकती है, आपको नेचुरल लग सकती है, वो राहु है। आपके सामने बैठी नहीं हूं लेकिन लग सकता है कि आपके सामने बैठी हूं, राहु की वजह से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीडिया, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज गवर्न बाय राहु। आज की डेट में जो आप दुनिया में जी रहे हो, ये दुनिया गवर्न बाय राहु है। ओरिजिनल जैसा या कई बार ओरिजिनल से भी अच्छा लगने लग जाए, वो राहु है। धुंध, एक ऐसा भ्रम सा बना देना कि ये सही है, सच है, और वो सच ना हो, वो राहु है। खैर राहु के बारे में हम और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन समझ में आया? मेकअप राहु है, नेचुरल ब्यूटी शुक्र है। जब कोई इंसान कहता है ना कि अरे मतलब शुक्र बेसिकली मेकअप नहीं है, शुक्र कभी भी मेकअप नहीं है। शुक्र नेचुरल ब्यूटी है, पर्सनल हाइजीन है, और मेकअप कुछ का कुछ और दिखा दे,
एक ऐसी आज की डेट में मतलब आप ना वीडियो देखोगे तो जब आप प्लैनेट्स को बहुत डीपली पढ़ोगे ना, तो आपको हर चीज में प्लैनेट्स दिखाई देंगे। एक वीडियो आती है, उसमें वो चीनी मीनी टाइप की लड़कियां होती हैं और वो पूरा अपने मुंह पे कुछ 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 लगाती हैं और बड़ा एकदम से कुछ अलग ही सुंदर सी प्यारी सी लड़कियां बन जाती हैं। वो वो क्या है, वो एग्जैक्टली वो वीडियो क्या है, वो दिखा रहे हैं कि ये राहु के कमाल है, ये राहु के कमाल है। दैट इज मेकअप, राहु का कमाल। जो नहीं है वो दिख रहा है, और जो नेचुरल है कई बार उससे भी सुंदर दिख रहा है। राहु, राहु के बारे में इतनी सी लाइन बोल के खत्म नहीं कर सकती, राहु की बेइज्जती हो जाएगी। राहु अबंडेंस है, वास्ट है, जिसका कोई अंत नहीं है, राहु वो है। तो बेसिकली राहु के बारे में इतना सा बोल के खत्म कर देना गलत हो जाएगा। तो हम वापस से, आप समझ में आ पा रहा है, बृहस्पति आपको, आपको जो मैं बोल रही हूँ उससे उन इंसानों का छवि समझ रही है, छवि समझ पा रहे हो, उस पर्टिकुलर जुपिटर की क्या छवि है, शुक्र की क्या छवि है, छवि समझ रहे हो। शुक्र, मुझे ये चाहिए और मुझे यही चाहिए। मुझे मान लीजिए कोई ये दो चीजें हैं, मान लो ये कोई दो चीजें हैं, ये 25,000 रुपए की और इसकी क्वालिटी ऑसम है, और ये 500 रुपए की है और इसकी क्वालिटी ऐसी है, और मेरे पास अभी 500 रुपए है और मैं शुक्र से कवन हूं, मैं कहूंगी मैं लूंगी नहीं, मैं अपनी इच्छा का त्याग कर दूंगी। मुझे चाहिए तो ये चाहिए जो सबसे बेस्ट है, अच्छी है, सबसे रिफाइंड वर्जन। शुक्र का मतलब है मैं लूंगा तो बेस्ट लूंगा, मैं कम पे समझौता नहीं करूंगा, है ना। बृहस्पति वाला क्या बोलेगा, जरूरत किसकी है, अगर दोनों में से किसी की जरूरत नहीं तो दोनों मत लो, और अगर तुम्हारी जरूरत का काम इससे भी पूरा होता है तो ये ले लो, इसकी जरूरत नहीं है, और अगर सचमुच में इसकी जरूरत है तो फिर ये लो। बृहस्पति ये है, बृहस्पति आप समझ रहे हो। 3 नंबर वाले आपको एट टाइम्स कंजूस दिखाई दे सकते हैं। 3 नंबर वाले आप क्यों, क्योंकि उनको ज्ञान है ना, उनको लगता है कि यार छोड़ो यार, अगर जरूरत नहीं है तो रहने दो, मत लो। 6 नंबर वो शुक्र बोलता है मैं भोगने आया हूं, मैं भोगूंगा, ठीक है। शुक्र प्यार है, शुक्र प्रेम है, शुक्र सचमुच का प्रेम है कि आप सचमुच किसी से प्यार करो। शुक्र सचमुच की सुंदरता है, शुक्र सचमुच की लग्जरी है। तो शुक्र वो सारी चीजें हैं जो हर इंसान इस दुनिया में चाह रहा है। हर इंसान चाहता है ना कि कोई उसे सचमुच में प्रेम करे। हर इंसान चाहता है कि कोई बड़े घर में, बड़ी गाड़ी में, अच्छे कपड़े पहन के घूमे। तो बेसिकली शुक्र वो सारी चीजें, वो सारी एमिनिटीज हैं जो कि कलयुग में हम चाह रहे हैं। शुक्र को डिस्क्रिमिनेट करना आता है, परखना आता है। शुक्र पारखी है। उसको कुछ लोग होते हैं ना ऐसे हाथ से छू के बता देते हैं कपड़ा अच्छा है कि कपड़ा अच्छा नहीं है। शुक्र की क्वालिटी प्रेवलेंट होती है, शुक्र की क्वालिटी ऑन दिस लेवल होती है, जब कोई इंसान ऐसे छू के बता दे ये चीज कैसी, जो देख के बता दे। शुक्र, शुक्र लड़कियों का कारक भी माना गया, ठीक है। आगे चलेंगे और पढ़ेंगे, आप देखोगे कि लड़कियों के अंदर ये शुक्र की क्वालिटीज इनहेरेंटली होती है। उनको पता है, उनके अंदर परखने की शक्ति है, क्षमता है उनके अंदर परखने की, बाय बर्थ उनके अंदर परखने की क्षमता है। क्या परखने की क्षमता है, रंग परखने की क्षमता है। लड़कियों को पता है कि ये पिंक है, ये लाइट पिंक है, ये बेबी पिंक है, ये फूशिया पिंक है, ये मर्जेंटा पिंक है, ये डार्क पिंक है, ये हॉट पिंक है, ये सारी चीजें उनको पता है। लड़कों को पता है ये पिंक है, बस। दैट इज द क्वालिटी ऑफ शुक्र, है ना, जो लड़कियां लेकर आती हैं। इसलिए शुक्र को लड़कियों का कारक बोला गया कि भाई लड़कियों के अंदर वो क्वालिटी सबमर्ज होती है। तो इट इज लाइक ये प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स के ऊपर हम बात करेंगे अभी, आज सिर्फ इन्हीं 3 प्लैनेट्स के ऊपर बात करते हैं, और देखिए आप कि इन प्लैनेट्स के ऊपर आपको और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि अगर आप ऑकल्ट में आए ना, तो आप, आज मैं 12 साल की थी तब से पढ़ रही हूँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तब से आज तक। बट आज भी जब मुझे कोई ऐसी बुक मिलती है या कोई ऐसी जगह मिलती है जहां से मुझे और ज्यादा प्लैनेट्स के बारे में जानने को मिलता है, मैं कभी रुकती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यार ये ऐसी भूख है जो शांति नहीं हो पा रही, राहु वाली भूख बन गई है ये शांति नहीं हो पा रही है। जहां पर भी प्लैनेट्स के बारे में बात होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज ऐसी मिल जाती है कि जो लिंक करती है कि वाओ व्हाट अ एक्सप्लेनेशन। तो जो भी आपको प्लैनेट्स के बारे में जानने को मिले जानिए, और नेक्स्ट वीक में हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि हाँ, नेक्स्ट वीक में हम और प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही, फिर दोबारा से मिलते हैं
और इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आज। ठीक है, जय श्री राम।